हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक, जहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, जिसको आपको डबल कॉलम कैश बुक में लिखना है। कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजैक्शंस आपको कैश बुक में पोस्ट करनी है। ये है कैश बुक का फॉर्मेट। लेफ्ट साइड में हम अपनी रिसीट्स को बुक करते हैं और राइट साइड को हम अपनी पेमेंट्स को बुक करते हैं। कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹12,000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक ₹1,500। तो यहाँ पर जो आपके पास बैलेंस है कैश इन हैंड, इसका मतलब है कि जो महीने की शुरुआत है उसमें आपके पास 12,000 रुपए कैश है। तो जब कैश का बैलेंस है उसे आप शो करोगे रिसीट साइड पर, पेमेंट साइड पर नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये कैश स्टैंड कर रहा है, आपके पास है, जिसे आप रिसीट साइड पे शो करोगे। डेबिट साइड पर पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, और कैश के कॉलम में लिखोगे 12,000। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसका मतलब है कि आपने बैंक में बैलेंस ना होते हुए भी बैंक से पैसा ज्यादा निकाल लिया है, जिसे हम कहते हैं बैंक का लोन। और जो लोन है वो है लाइबिलिटी, जो कि क्रेडिट साइड पे हम शो करते हैं। आपको पे करना है, तो क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड पर आप शो करोगे। पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है। और बैंक के कॉलम में लिखोगे 1,500 रुपए। नेक्स्ट है आपका डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। अब यहाँ पर आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर आपका बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। हम यहाँ पर अपनी कैश बुक में कैश और बैंक दोनों की ही ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर रहे हैं, और यहाँ इस ट्रांजेक्शन में आपका बैंक और कैश दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आप पहले इसका डेबिट साइड बुक करोगे। बैंक आपका यहाँ पर डेबिट हुआ है इस एंट्री में, तो डेबिट के लिए आप लिखोगे यहाँ पर बैंक के लिए टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है उसके साथ दूसरा अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, आप उसे लिखोगे पर्टिकुलर्स में। इसका मतलब है इसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, और बैंक में जमा हो रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 10,000। और इस तरह की एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, जिसको सिंबलाइज करते हैं हम सी से। एलएफ में लिखोगे सी। ये हो गया आपका डेबिट पार्ट। इसका क्रेडिट पार्ट लिखो आप। कैश अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, उसके साथ जो डेबिट अकाउंट हो रहा है आप उसको लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि आपके कैश का बैलेंस जो निकला है आपके बिजनेस से, वो किसकी वजह से निकला है, वो नाम लिखना है, वो अकाउंट लिखना है। तो बाय बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा जमा किया है, इसलिए आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। और कैश निकला है, इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 10,000, और एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी। वाउचर नंबर के कॉलम में नहीं, एलएफ के कॉलम में लिखोगे आप। ये बाय मिस्टेक यहाँ लिखा गया है, एलएफ के कॉलम में लिखोगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और, मैं हर वीडियो में आपको कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट करके बताती रहती हूँ। क्यों बताती हूँ? ताकि आपके दिमाग में वो बात अच्छे से लर्न हो जाए, बैठ जाए, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके साथ जो इस टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चंस कई बार एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, या 1 नंबर का 1 मार्कर क्वेश्चन आता है और वहां पे पूछ लिया जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री को किससे सिंबलाइज करते हैं, तो वो आंसर है सी। या आपके पास आ जाए कि कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है, तो वहां पर आप लिख सकते हो जहां पर कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वहां उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्या ऐसी एंट्रीज की आपकी लेजर में पोस्टिंग होती है? तो आपको पता है कि ऐसी एंट्री की आपकी फर्दर लेजर में कहीं पोस्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसका डेबिट और क्रेडिट पार्ट दोनों ही पोस्ट कर दिया है। जब आप इस चीज को बार बार सुनोगे, करोगे, तो आपको पता है कि प्रैक्टिकली भी हम कैसे कर रहे हैं, तो आप थियोरेटिकली तो आप स्ट्रांगली उसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसका अब सेकंड पार्ट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000 एंड पेड हाफ ऑफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक। अब आपने 28,000 रुपए का सामान बेचा है, जिसमें से आधा पैसा बैंक में जमा कर दिया है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट 14,000, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू सेल्स अकाउंट।
तो यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट दोनों डेबिट हो रहे हैं। इसमें से अगर एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, वही एंट्री आपकी कॉन्ट्रा है। यहाँ पर अगर दोनों ही अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ऐसी एंट्री को आप कॉन्ट्रा नहीं कहोगे। ये एंट्री सिंपल है। कैसे? डेबिट हो रहे हैं इसलिए डेबिट साइड पर ही लिखोगे, दोनों अकाउंट हो रहे हैं। कैश हो रहा है, कैश के लिए लिखोगे। टू सेल्स अकाउंट में लिखोगे, पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट। सेल्स की वजह से आपके कैश और बैंक का बैलेंस बढ़ा, तो सेल्स अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और कैश के कॉलम में 14,000, ऐसे ही बैंक के कॉलम में भी 14,000 लिखोगे। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि हमने इन दो एंट्रीज को मर्ज करके क्यों नहीं कर दिया, जो ऊपर की बैंक की एंट्री थी और इसको। नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों में डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट्स को देखो, और आप इस तरह से मर्ज करके करोगे तो भी प्रोसीजर वही आएगा। गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कुंभरसम हो जाएगा। सिंपल वे और करेक्ट वे यही है। नेक्स्ट है, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 7,000 का मनोज एंड कंपनी से उधार में। यहाँ पर क्या एंट्री होगी? पहले तो आप एंट्री देखो, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज एंड कंपनी। आपने उसको पेमेंट नहीं की है, इसलिए हम पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे हमने परचेज किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज एंड कंपनी अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 7,000 से। तो यहाँ पर क्या आपका कैश या बैंक इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। ना ही कैश इनफ्लो हो रहा है, बैंक इनफ्लो हो रहा है, ना ही यहाँ से पेमेंट कोई जा रही है, तो हम अपने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक में हम वही ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं जिससे हमारे कैश या बैंक से पेमेंट हो रही हो, या कैश या बैंक में पेमेंट पेमेंट आ रही हो, रिसीव कर रहे हो, जमा कर रहे हो। तो यहाँ इस ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम अपनी कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम फ्रॉम सुरेश ₹500। अब आपने एक मनी ऑर्डर रिसीव किया है सुरेश से ₹500 का। मनी ऑर्डर क्या होता है? जो पोस्टल सर्विसेज से आपके पास दूर की जगह से जब मनी आता है, उसे हम मनी ऑर्डर कहते हैं। और जब ये मनी ऑर्डर आता है तो पोस्टमैन आपको तभी के तभी पैसा दे के जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कैश रिसीव कर लिया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट होगी। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। तो कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है, रिसीट साइड पर लिखोगे, डेबिट साइड पर लिखोगे, टू सुरेश अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में। क्यों? क्योंकि सुरेश की वजह से आपका कैश अकाउंट डेबिट हुआ, सुरेश से पैसा आया, इसलिए आपने पर्टिकुलर्स में लिखा टू सुरेश अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे ₹500। नेक्स्ट है, रिसीव्ड ₹2,800 फ्रॉम गोविंद, पेड ₹1,000 इनटू बैंक। अब आपने गोविंद से ₹2,800 लिए, रिसीव किए, और उसमें से ₹1,000 बैंक में जमा भी कर दिए। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी? देखो, ये एक तरह से उस एंट्री की तरह है जहां हम चेक रिसीव करते हैं और उसी दिन उस चेक को जमा कर देते हैं बैंक में, तो हम डायरेक्टली बैंक को एंटर करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो ₹2,800 है, उसमें से ₹1,000 बैंक में जमा हुआ है, तो हम बैंक की ही एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 1,800, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ₹1,000 टू गोविंद अकाउंट। यहाँ पर कैश और बैंक दोनों डेबिट हो रहे हैं, एक क्रेडिट या डेबिट नहीं हो रहा, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, सिंपल एंट्री है। डेबिट हो रहे हैं इसलिए डेबिट साइड पर लिखोगे आप, और डेबिट के साथ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आप उसको लिखोगे पर्टिकुलर्स में, वो है गोविंद अकाउंट, तो टू गोविंद अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और ₹1,800 लिखोगे कैश में, क्योंकि कैश आपके पास ₹1,800 रख करके आपने ₹1,000 बैंक में जमा किए, तो ₹1,000 बैंक में शो करोगे आप। नेक्स्ट है, रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹7,600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹8,000 फ्रॉम हिम। अब आपको एक चेक मिला है ₹7,600 का सुभाष से फुल सेटलमेंट में। मतलब इसका मतलब है कि आपको ₹8,000 मिलने थे, उसकी जगह उसने आपको ₹7,600 दिए हैं। तो वो किस तरह से आप शो करोगे? दो कंडीशन हो सकती है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सोचते हैं कि चेक इन हैंड भी ले सकते हैं हम इसको, और ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि ये चेक उसी दिन बैंक में हमने जमा कर दिया। आपको इस कंडीशन में अजम्पशन एंड में लिखनी होती है। लेकिन फ्रेंड्स,
एक चीज और मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताई है, जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो, आगे की जो ट्रांजैक्शन है उसको जरा एक बार देख लिया करो, कहीं यही चेक डिपॉजिट होने की कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं आ रही आपके पास, या कोई एंडोर्समेंट की तो एंट्री नहीं है। आप इस क्वेश्चन में देखना, आगे ऐसी ही एक ट्रांजैक्शन है 13 जून को, जहां पर हम इस चेक को जमा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इस चेक को चेक इन हैंड ही मानेंगे, ये अज्यूम नहीं करेंगे कि चेक डिपॉजिट हो गया है। तो यहाँ पर मैं इस की ट्रांजैक्शन को क्या जर्नल एंट्री बनाऊंगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करूंगी 7600 से, क्योंकि उसने पैसा कम दिया है तो ये है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400, आपका खर्चा है इसलिए डेबिट करोगे। टू सुभाष अकाउंट करोगे 8000 से क्रेडिट। यहाँ पर हमारे कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, दोनों ही कोई भी डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसकी अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं करूंगी। नेक्स्ट है सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ रुपीज 6600 हाफ कैश एंड हाफ बाय चेक। अब आपने मनोज एंड कंपनी को पेमेंट की है 6600 की, जिसमें से आधा पैसा आपने कैश में दिया और आधा पैसा आपने चेक से दिया। आपको याद होगा हमने अभी क्रेडिट में परचेज किया था मनोज एंड कंपनी से 7000 का सामान, याद आई ट्रांजैक्शन जिसकी हमने एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं की थी, उसी की पेमेंट हम अब कर रहे हैं। 7000 के जगह हम उसको 6600 की पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी आपकी मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 7000 टू बैंक अकाउंट। बैंक से हम चेक काट रहे हैं आधी अमाउंट का 3300 रुपए, और कैश हम दे रहे हैं आधी अमाउंट का 3300 रुपए, इसलिए टू कैश अकाउंट भी क्रेडिट हुआ 3300 रुपए, और डिस्काउंट हमें मिला है 400 रुपए का, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपने क्रेडिट किया 400 रुपए से। यहाँ पर भी ये देखो बैंक और कैश दोनों ही अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, इनमें से दोनों में से कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है, एक एक करके कि पोस्टिंग दोनों की दोनों साइड पर नहीं हो रही है, इसलिए ऐसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा नहीं कहेंगे, सिंपल एंट्री है जहां पैसा जमा हो रहा है जिसकी वजह से जितना बस उतना ही लिखोगे आप। मतलब कि मनोज अकाउंट की वजह से आपका पैसा गया है, आपने पे किया है, तो इसीलिए दोनों अकाउंट क्रेडिट हुए हैं। तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय मनोज अकाउंट, मनोज एंड कंपनी लिखोगे बाय मनोज एंड कंपनी अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 3300 रुपए और बैंक के कॉलम में लिखोगे 3300 रुपए, क्योंकि कैश का बैलेंस भी 3300 रुपए से कम हुआ है और बैंक का बैलेंस भी आपका 3300 रुपए से कम हो गया, पेमेंट किया आपने। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये वही वाला चेक है जो आपने अभी सुभाष का चेक रिसीव किया था और आपने अब उसको बैंक में जमा कर दिया है। तो हम अब उसको जमा करने की एंट्री करेंगे, तो क्या करेंगे, वो हमने चेक इन हैंड माना था, तो चेक इन हैंड के लिए आप करोगे इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक यहाँ पर डेबिट हुआ है, इसकी वजह से टू चेक इन हैंड अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 7600। नेक्स्ट है पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक रुपीज 20,000। अब आपने कोई मशीनरी खरीदी है जिसकी पेमेंट आपने चेक से की है 20,000 रुपए की। मशीनरी खरीद रहे हो, खर्चा कर रहे हो, क्या एंट्री हो जाएगी, मशीनरी लिखोगे या परचेज लिखोगे, मशीनरी अकाउंट करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट। जब भी हम एसेट परचेज करते हैं उस एसेट के नाम से हम उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर बैंक से पैसा गया किसकी वजह से, मशीनरी खरीदने की वजह से, तो बाय मशीनरी अकाउंट को लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपए। नेक्स्ट है पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी रुपीज 1000। अब आपने कुछ मशीनरी को लगाने के लिए खर्चा किया है, वेजेस दिए हैं 1000 रुपए। यहाँ पर हमने कैश में पेमेंट की है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं लिखा है, चेक नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मानते हैं ऐसी चीज पे कि ये कैश में ही पेमेंट हुई है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, वेजेस लिखोगे या मशीनरी लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि जब भी कोई नई एसेट हम खरीदते हैं उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है उसकी वर्किंग कंडीशन में पहुंचने तक सारा का सारा पैसा उस एसेट में ही ऐड होता है। तो यहाँ पर जो भी वेजेस आपने पे किए उसको लगाने के लिए वो मशीनरी अकाउंट में ही ऐड होगी। तो आप लिखोगे जून 16 में एंट्री करोगे, पेमेंट साइड पर करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे करोगे, किसकी वजह से, बाय मशीनरी अकाउंट लिखोगे और कैश कॉलम में लिखोगे 1000 रुपए।
नेक्स्ट है चेक इशूड फॉर ₹6,000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। अब आपने एक चेक काट के दिया है सचदेवा एंड कंपनी को, किस लिए? क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है उससे ₹6,000 का। जब भी आप कोई चेक काट के देते हो, इसका मतलब है आपने उसकी पेमेंट कर दी है। किसके थ्रू? कैश की या बैंक? बैंक के थ्रू आपने पेमेंट की है। जब भी आप चेक काट के दे रहे हो तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 6,000 करोगे आप। यहाँ पर सचदेवा एंड कंपनी का कोई मतलब नहीं है, आपने सामान खरीदा और आपने उसको पेमेंट कर दी है, तो बस बात खत्म हो गई। सचदेवा एंड कंपनी का नाम आपकी बुक्स में कहीं नहीं आएगा। तो पेमेंट साइड पे लिखोगे आप बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए, और किसकी वजह से? बाय फर्नीचर अकाउंट को लिखोगे पर्टिकुलर्स में, बैंक के कॉलम में लिखोगे 6,000। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर ₹10,500 ऑन क्रेडिट। अब आपने कुछ सामान खरीदा है कल्पना गारमेंट से ₹10,500 का उधार में, मतलब आपने इसको अभी पेमेंट नहीं की है। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कल्पना गारमेंट्स अकाउंट ₹10,500 से, यही एंट्री बनेगी। क्या हमारा इसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा, तो हम इस ट्रांजेक्शन की एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करेंगे। Received a bank draft for ₹4,800 from Damodar and Company in full settlement of ₹5,000 due from them, sent the draft to bank। अब आपने ₹4,800 का ड्राफ्ट रिसीव किया है बैंक दामोदर एंड कंपनी से। आपको पैसे तो मिलने थे 5,000, लेकिन उसने फिर भी ₹4,800 का ही ड्राफ्ट दिया है और उसे ड्राफ्ट को आपने बैंक में जमा भी कर दिया। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट और एक तरह से चेक ही होता है। ड्राफ्ट और चेक में फ़र्क ये है कि ड्राफ्ट कभी भी आपका डिसऑनर नहीं होगा, चेक डिसऑनर हो सकता है। ये ड्राफ्ट आपने बैंक में जमा कर दिया, मतलब बैंक में पैसा जमा हो ही गया है। चेक के केस में आप कंफर्म नहीं होते कि जमा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब तक बैलेंस क्लियर नहीं होता। ये ड्राफ्ट आपका उसी दिन, उसी टाइम आपका जमा हो जाएगा बैंक में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू दामोदर एंड कंपनी एंड डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, तो एंट्री आप क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट 4,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू दामोदर एंड कंपनी अकाउंट 5,000। आपको कम पैसा मिला है ना, आपने उसको डिस्काउंट दिया है, खर्चा हो गया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, किसकी वजह से? टू दामोदर एंड कंपनी के अकाउंट की वजह से। बैंक के कॉलम में लिखोगे ₹4,800, 5,000 नहीं लिखोगे। जितना पैसा आपके पास आ रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, सिर्फ उतना ही लिखोगे, बाकी नहीं। जो ₹200 है वो आपका जर्नल एंट्री का पार्ट है, जर्नल बुक में लिखोगे, या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन करती है तो वहां जो डिस्काउंट का कॉलम होगा आप वहां शो करोगे। नेक्स्ट है बैंक इश्यूड अ ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स ऑन अवर रिक्वेस्ट। बैंक चार्ज ₹25 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट, अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वॉज फुली सेटल्ड। अभी आपने एक ट्रांजैक्शन देखी थी पीछे, हमने कल्पना गारमेंट से उधार में सामान खरीदा था ₹10,500 का, जिसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से। हमने ड्राफ्ट बनवा करके उसको पेमेंट की है, और जो ड्राफ्ट बनता है तो उस पे बैंक चार्ज करता है, और यहाँ पर चार्जेस हमारे लगे हैं ₹25। एंट्री देखो क्या बनाओगे आप? कल्पना गारमेंट को आप पेमेंट कर रहे हो तो कल्पना गारमेंट अकाउंट डेबिट होगा 10,500 से। उसका अकाउंट आप कितने से सेटल कर रहे हो? 10,500 वाला अमाउंट सेटल कर रहे हो बैंक से पेमेंट करके 10,000 से, और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है ₹500। यहाँ इस एंट्री को आप किस तरह से एंटर करोगे? देखो बैंक क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पे आ जाओगे आप। और क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? कल्पना गारमेंट की वजह से, तो बाय कल्पना गारमेंट अकाउंट लिखोगे। पर्टिकुलर से अमाउंट आप बताओ मुझे क्या लिखोगे? 10,000 या 10,500? 10,000 लिखोगे, क्योंकि बैंक से पैसा जो निकला है वो आपका 10,000 निकला है, 10,500 नहीं। 500 का तो आपको फायदा हुआ है, आपको डिस्काउंट मिला है, जिसकी एंट्री आप अपनी जर्नल बुक में करोगे। इसके बाद जो ड्राफ्ट बना था
वो ड्राफ्ट का जो चार्ज लगा है बैंक चार्जेस, उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 25 रुपीज टू बैंक अकाउंट 25 रुपीज। यहाँ पर जो बैंक चार्जेस चार्ज करता है वो हमारे अकाउंट से डायरेक्टली कट कर लेता है, इसलिए हम बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। तो ये भी बैंक क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए बाय बैंक चार्जेस लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 25 रुपए। नेक्स्ट है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश ₹100। अब आपने बैंक से पैसा निकाला है 100 रुपए पेटी कैश के लिए। पेटी कैश का मतलब है हम छोटे मोटे खर्चों के लिए जो एक कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसे कहते हैं पेटी कैश बुक, तो उसके लिए पैसा निकाला है। ये नॉर्मल वाला आपकी यहाँ का कैश वाला नहीं है, ये आपने पेटी कैश बुक के लिए आपने या छोटे मोटे खर्चे के लिए जो पैसा निकाला है ये वो वाला है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी आपकी पेटी कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बैंक अकाउंट। तो बैंक आपका क्रेडिट हुआ, बाय पेटी कैश अकाउंट लिखोगे और बैंक के कॉलम में लिखोगे 100 रुपए। ये वाली एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेटी कैश है, आपकी कैश बुक का नहीं है जिसमें से हम यहाँ कैश में नहीं आ रहा है आपके पास। ये दूसरी कैश बुक है पेटी कैश बुक, जिसके लिए आपने पैसा निकाला है, वहां इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय चेक ₹6000। अब आपने सैलरी की पेमेंट की है 6000 रुपए की चेक से, चेक काट के दिया है सैलरी का, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखोगे किसकी वजह से, बाय सैलरी अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 6000। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ₹50 एंड इंटरेस्ट ₹1620 चार्ज बाय बैंक। अब आपने जो आपका जो बैंक है उसने 50 रुपए बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं और जो बैंक इंटरेस्ट है वो भी उसने चार्ज किया है 1620 रुपए। क्यों? क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट था और शायद और ज्यादा ओवरड्राफ्ट हो जाता है तब बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वही इंटरेस्ट है ये। तो ये हमारा एक तरह से खर्चा है, एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपीज, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1620 एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे 1670 रुपए से। तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, बैंक से डायरेक्टली आपके डिडक्ट हो रहे हैं पैसे, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक चार्जेस, जितना जिस खर्चे से हो रहा है रिलेटेड आप उतना ही लिखोगे, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, बैंक के कॉलम में लिखोगे 50 रुपए, फिर लिखोगे बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट और फिर लिखोगे बैंक के कॉलम में 1620 रुपए। आप इकट्ठा करके 1670 रुपए नहीं लिखोगे। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मैं हमेशा समझाती हूँ जिस खर्चे से रिलेटेड जितना खर्चा हो रहा है, जिस हेड में हो रहा है, आपको वो अलग अलग लिख करके शो करना होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी आगे की लेजर में पोस्टिंग होगी वो 50 रुपए और 1620 रुपए करके ही अलग अलग रुपए से होगी, अलग अलग अकाउंट में। अब है आपके पास डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹4000 एट ऑफिस। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास जितना भी कैश का बैलेंस है उसमें से 4000 रुपए रख लो आप क्लोजिंग बैलेंस, बाकी का जितना भी बैलेंस है उसको आपको बैंक में जमा करना है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैश के कॉलम्स का टोटल करके चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कितना बैलेंस आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल किया मैंने 28,300 आ रहा है, जिसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करोगे 14,300, तो बैलेंस बच रहा है 14,000 रुपए। अब इसमें से कह रहा है वो 4,000 रुपए आप अपने पास रखो क्लोजिंग बैलेंस और 10,000 रुपए आप बैंक में जमा कर दो। तो 10,000 हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो डेबिट साइड के लिए लिखो बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 10,000 रुपए, कॉन्ट्रा है सी लिखोगे एलएफ के कॉलम में। अब यहाँ पर आपका है क्रेडिट साइड का पार्ट, बाय बैंक अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, क्यों, क्योंकि कैश निकला किस वजह से, बैंक में पैसा जमा करने के लिए, तो बाय बैंक अकाउंट लिखोगे और कैश के कॉलम में लिखोगे 10,000 रुपए। अब यहाँ पर आपने इसको कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट कर दी है। आपको अब पता है कि कैश का आपको कितना क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, तो यहाँ पर डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, तो यहाँ इसको इक्वलाइज करने के लिए आप क्या करोगे,
बाय बैलेंस सीडी लिखोगे पर्टिकुलर्स में और कैश के कॉलम में लिखोगे 4000। बाय बैलेंस सीडी का मतलब है कैश का अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, महीने के एंड में अब आपके पास 4000 रुपए बचते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको एक पॉइंट रिवाइज करा देती हूँ कि कैश कॉलम, कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा या तो डेबिट होता है या ज्यादा से ज्यादा नील हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैश का आप जितना है आपके पास आप उतना ही खर्चा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आ जाए कि कैश का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कैश का बैलेंस डेबिट ही होगा। और अगर आपके पास ऑप्शन नील की भी है तो डेबिट और नील कैन बी हैपन, बट क्रेडिट नहीं हो सकता। यहाँ एंड में आप टोटल लिखोगे कैश के कॉलम का। अब इसके बाद है आपको बैंक के कॉलम का टोटल करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमने टोटल किया 47,400 वाला डेबिट साइड का, जिसमें से आपने माइनस किया क्रेडिट साइड का 48,595, जो कि ज्यादा है। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड आपकी ज्यादा है रिसीट साइड से, और 1195 रुपए अभी भी आपका क्या हो गया, ये एक्सेस हो गया खर्चा, बैंक ओवर ड्राफ्ट हो गया, बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया। तो यहाँ पर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट से, तो इस ऐसे बैलेंस को हम क्या कहेंगे, क्रेडिट का बैलेंस कहेंगे। और इक्वलाइज करने के लिए इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस है आपके ओवरड्राफ्ट का, बैंक ओवरड्राफ्ट का, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 1195 रुपए। एंड में लिखोगे आप टोटल दोनों ही कॉलम से 48,595 रुपए। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप काफी नए पॉइंट्स आपको मिले होंगे सीखने के लिए। आपको लगता है, लेकिन जब हम करते हैं तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं। ये पॉइंट्स अगर आप अब प्रैक्टिस कर लेते हो तो वहां कंफ्यूज नहीं होगे कि ये पॉइंट है तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूं। तो फ्रेंड्स यहीं पर एंड करती हूँ लेसन को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो लाइक करिए, अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि आप कहाँ से अकाउंट्स के ट्यूटोरियल्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।